बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ऑसिलेटर्स के बारे में। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर्स बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कि आउटपुट पे पीरियाडिक वेव प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी जो इनपुट होती है वो एज सच साइनसोइडल नहीं होती, बल्कि जो डीसी सोर्स होता है वही उसकी इनपुट होती है। यानी कि ऐसे समझ लें कि ऑसिलेटर एक ऐसे सर्किट होते हैं जो कि डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस अ पीरियाडिक वेव फॉर्म ऑन इट्स आउटपुट विद ओनली द डीसी सप्लाई वोल्टेज एज एन इनपुट। यानी कि हम सिर्फ डीसी सोर्स जो है उससे अटैच करते हैं तो आउटपुट पे हमें ये साइनसोइडल या पीरियाडिक वेव जो है प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। वो साइनसोइडल भी हो सकती हैं, साइन वेव भी हो सकती हैं, और नॉन साइनसोइडल भी हो सकती हैं। यानी कि स्केयर वेव हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर वेव हो सकती हैं, सॉ टूथ वेव हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की वेव जो आउटपुट पे हमें मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑसिलेटर की टाइप कौन सी है। तो ऑसिलेटर को बेसिकली हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है फीडबैक ऑसिलेटर और दूसरा जो है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब थोड़ा सा फीडबैक ऑसिलेटर देख लेते हैं कि ये क्या होता है। फीडबैक ऑसिलेटर में बेसिकली दो पोर्शन होते हैं। एक इसमें एम्पलीफायर होता है और दूसरा इसमें अटेन्यूएटर होता है। अब ये अटेन्यूएटर क्या करता है? एक्चुअली ये फीडबैक सर्किट के तौर पे काम कर रहा होता है। यानी कि आउटपुट का एक प्रॉपर पोर्शन जो है वो फीडबैक करता है इनपुट को, यानी एम्पलीफायर की इनपुट को। और अगली बात इसमें ये है कि ये जो अटेन्यूएटर होता है ये फेज को भी प्रॉपर शिफ्ट करता है कि यहाँ जो क्लोज लूप इसका फेज शिफ्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे जो इनपुट आए, यहाँ पे जो आउटपुट आए, तो वो इस तरह की होनी चाहिए कि यहाँ इसका जो फेज शिफ्ट है पूरे अपना क्लोज लूप के अंदर वो 0 के बराबर हो। यानी कि यहाँ पे आउटपुट पे जो फेज है उसमें कुछ चेंज ना आए। ये रिक्वायरमेंट है इसकी, आगे हम देखेंगे कि कैसे। यानी कि फीडबैक ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है, इसमें एक पोर्शन जो है आउटपुट का वो एम्पलीफायर का पोर्शन ऑफ आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर इज फेड बैक बाय अ सर्किट दैट चेंज, यानी कि एडजस्ट कर सकता है फेज, चेंज फेज एंड अटेन्यूएट आउटपुट प्रॉपर्ली। ये देखिए यहाँ आउटपुट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये सारी की सारी आउटपुट हम इस एम्पलीफायर की इनपुट पे नहीं दे सकते। हम क्या करते हैं, यानी कि ये जो अटेन्यूएटर ये क्या करता है, तो इसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो एम्पलीफायर को देता है, बाकी ये आउटपुट पे हमें प्रोवाइड करता है ये पूरे को पूरा सर्किट जो है। अब अगली बात इसमें यह है कि ये जो फीडबैक ऑसिलेटर होता है आम तौर पर इसकी जो आउटपुट होती है वो साइन वेव होती है। यानी साइनोसॉइडल वेव क्रिएट करवाने के लिए हम ये फीडबैक ऑसिलेटर जो है इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हम देख लेते हैं, ये आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में बेसिकली आरसी टाइमिंग सर्किट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है वो नॉन आमतौर पर वो नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो है हमें आउटपुट पे देते हैं। पहले भी हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है वो एप्लीकेशन के तौर पर डिफरेंट जो डिवाइसेस हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने इनके देखा था रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में बेसिकली आरसी टाइमिंग सर्किट्स होते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं नॉन साइनोसॉइडल पीरियाडिक वेव आउटपुट के ऊपर। अब हम तफसील के साथ यहाँ एक्चुअली फीडबैक ऑसिलेटर को ही डिस्कस करेंगे। तो फीडबैक ऑसिलेटर का असूल क्या है? फीडबैक ऑसिलेटर जो होते हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव फीडबैक होती है। यानी कि उसमें जो आउटपुट होती है ये यानी कि क्या कह लेंगे, जो हमारा फीडबैक सर्किट होता है वो रीजनरेटिव होता है। यानी कि वो आउटपुट को इन्हेंस करने की कोशिश करता है ये, लेकिन उसको ज़ाहिर है कंट्रोल करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑसिलेटर होता है ये पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर वर्क करता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस क्या हैं कि इसका क्लोज लूप गेन जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। यानी कि इनिशियली
इसका जो क्लोज लूप गेन है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जब ये रनिंग कंडीशन के ऊपर आ जाए तो फिर क्लोज लूप गेन जो है इसका 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसमें ज़ाहिर है इसकी जो आउटपुट है हमें जो मिल रही उसका जो एम्पलीट्यूड है एक ख़ास हद तक तो इंक्रीज़ होना चाहिए, उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगली बात ये है कि इसका क्लोज लूप गेन जो है फेज शिफ्ट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा जो फीडबैक ऑसिलेटर होते हैं उसमें ये फीडबैक सर्किट जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब ये देखें कि ये आपका ऑसिलेटर बना, इसका ये पोर्शन अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और ये अटेनुएटर है, तो इसमें ये इनपुट सिग्नल जो है एम्पलीफायर का एक्चुअली वो आउटपुट का एक पोर्शन है जो कि हमारा अटेनुएटर सर्किट जो है वो इसको प्रोवाइड करता है। तो ये इसको एम्पलीफाई करेगा, इसकी एम्पलीफिकेशन जो है वो ए वी के बराबर है। अब इसका ये पोर्शन जो एक पोर्शन जो है वो यहाँ पे पहुँचता है, तो ये इसकी जो रेशो होगी इसकी, यानी कि इसकी इनपुट जो है वो ये बनती है और आउटपुट जो है ये बनती है, मीन ये अटेनुएट कर रहा है बी। तो जितना ये एम्पलीफाई करता है उतना ही अगर ये अटेनुएट करेगा तो जाहिर है इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होगा। तो रनिंग कंडीशन में क्लोज लूप गेन की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए ताकि हमारी जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट के मुताबिक हमें आउटपुट पे एम्पलीफायर जो है एम्पलीट्यूड या सिग्नल का मिल सके। लेकिन इनिशियली क्या होगा, इनिशियली तो जाहिर है अगर इसकी अटेनुएशन 1 के बराबर हो तो ये सिग्नल जो एम्पलीफाई नहीं हो सकेंगे, यानी क्लोज लूप गेन जो है यहाँ इनिशियली 1 के बराबर हो तो ये इसका एम्पलीफिकेशन नहीं हो सकेगी। इसलिए लाजमी तौर पर स्टार्टअप पोजीशन में, स्टार्टअप कंडीशन में इसका क्लोज लूप गेन जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ताकि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता जाए। कब तक बढ़ता जाए, जब तक हमारी डिजायर वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड की नहीं आ जाती उस वक्त तक इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम ये कहते हैं कि सर्किट के अंदर कोई भी सोर्स नहीं है हमारा साइनसॉइडल, तो फिर आउटपुट हमें कहाँ से मिलती है। तो देखिए हमारा ये जो एम्पलीफायर है और ये अटेनुएटर है इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट जो है इस्तेमाल होते हैं, कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं, रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम इसको इनपुट जो है मीन एसी अपना डीसी सोर्स जो है वो ऑन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक पूरा बैंड जो है साइनसॉइडल फ्रिक्वेंसीज का एक पूरा बैंड जो है इसमें मुख्तलिफ जो कंपोनेंट है वो प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जिस तरह हम एक स्प्रिंग है उसको पुश करते हैं एक लम्हे के लिए, तो क्या होता है उसमें बैक क्या कहते हैं कि उसमें ऑसिलेशन क्रिएट हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब सडनली हम डीसी सोर्स जो उसको ऑन करते हैं तो मुख्तलिफ कंपोनेंट भी उसको रिएक्ट करते हैं मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, लेकिन हमारी जो आउटपुट में फ्रिक्वेंसी वही मिलेगी जिसमें ये हमारा सारे का सारा सर्किट जो है वो रेजोनेट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की आउटपुट हमें मिलना शुरू हो जाएगी जो कि एनहेंस होगी, जिसके एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज होगा, बाकी सारी की सारी फ्रिक्वेंसी जो है वो वॉश आउट हो जाएंगी। इसलिए अब पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की आउटपुट ही हमें मिलेगी और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मुख्तलिफ जो कंपोनेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ को सिंपली अपना सिंबॉलिकली यहाँ हम शो कर सकते हैं। ये हमारा VCC सोर्स है और ये सर्किट है, यानी कि ये ब्लॉक के अंदर हमारा ये दो इसके पोर्शन हैं, एक एम्पलीफायर है एक अटेनुएटर है। तो जब हम VCC ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं उनका रिएक्शन की वजह से इसमें जर्क क्रिएट होती है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर, जिसकी मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज का रिस्पांस मिलता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो कि जिसके ऊपर ये सर्किट जो है रेजोनेट होता है वो फ्रिक्वेंसी हमें आउटपुट में मिलती है, बाकी सारी की सारी जो है वो अटेनुएट हो जाती है। अब हम फीडबैक ऑसिलेटर जो है उसको डिस्कस करेंगे। फीडबैक ऑसिलेटर जो है
उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक में ऐसे होता है कि फीडबैक में RC कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, यानी कि रजिस्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। तो और दूसरे जो टाइप है फीडबैक सर्किट की, उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। तो ये पहली टाइप का एक एग्जांपल जो है हमारे सामने है, ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर में जो फीडबैक सर्किट होता है वो दो रजिस्टर्स और दो कैपेसिटर के ऊपर मुश्तमिल होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर गौर करें, यहाँ पे इसकी यानी ये जो सर्किट है फीडबैक सर्किट, ये फीडबैक की इनपुट है। मीन जो एम्पलीफायर से हम आउटपुट लेंगे वो यहाँ पे देंगे, इसकी इनपुट को ऊपर देंगे। तो इसमें ये R और C ये बनता है लो पास फिल्टर। ये बनता है लो पास फिल्टर, क्योंकि आपको पता है जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी इसकी इम्पीडेंस कम होती जाएगी, आउटपुट जो डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लो फ्रिक्वेंसी को ये पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसी को अटेन्यूएट कर देता है। और ये जो सर्किट बनता है C2 और R2, ये बनता है हाई पास फिल्टर। लो फ्रिक्वेंसी जो है ये हमारा जो कैपेसिटर है लो फ्रिक्वेंसी को अटेन्यूएट करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी के करंट को पास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट पे हमें हाई फ्रिक्वेंसी की आउटपुट मिलेगी। लेकिन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी को भी अटेन्यूएट कर देगा, हाई फ्रिक्वेंसी को भी अटेन्यूएट कर देगा। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है उसको ये पास करेगा। तो इसको लीड लैग सर्किट भी कहते हैं। लीड लैग क्यों कहते हैं? अब ये देखें, अगर कैपेसिटर के अराउंड जो है अक्रॉस जो है हम आउटपुट लेते हैं, तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है वो रजिस्टर की वोल्टेज से पीछे होती है, π/2 लैगिंग बिहाइंड होती है, इसलिए इसको लैगिंग सर्किट कहेंगे। लो पास फिल्टर भी लो पास भी है, ये लैगिंग सर्किट भी है। और यहाँ क्या है, इसमें ये देखिए कि जो VR है वो VC से π/2 आगे है, तो ये लीडिंग हमारा सर्किट है और ये हाई पास फिल्टर बनता है, यानी कि हाई पास सर्किट के फिल्टर के तौर पे काम करता है। तो इसलिए इसको लीड लैग सर्किट भी कहते हैं। ये जो फीडबैक सर्किट है इसमें इसको लीड लैग सर्किट भी कहते हैं। तो इसमें दो रजिस्टर इस्तेमाल हुए, दो कैपेसिटर इस्तेमाल हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टाइप जो हमारी ऑसिलेटर की उसमें ये लाई करता है। अब इस सर्किट को यानी कि इसको ज़रा चेक करते हैं, फिर आगे चलते हैं कि ये हमारा जो फीडबैक सर्किट है इसके अटेन्युएशन जो है वो कितनी बनती है। तो इसकी अटेन्युएशन किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है, उसके लिए हम ये करते हैं कि इस सर्किट को ज़रा डिस्कस करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये सर्किट कुछ यूँ बनता है, ये एक रजिस्टर बन गई, ये कैपेसिटर आ गया, इसके साथ यहाँ ये कैपेसिटर आ गया और ये रजिस्टर आ गया, ये ग्राउंड हो गया। और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, ये वी आउट है और ये है इनपुट, ये वी इन है, यानी कि ये यहाँ से वी आउट हम ले रहे हैं, ये वी आउट है। तो ये आपके पास है R1, ये है C2, ये है C1, ये है R2। तो ये अगर देखा जाए तो एक पोटेंशियल डिवाइडर बनता है। इसमें एक रजिस्टर ये बनता है और एक रजिस्टर ये बनता है। ये जो रजिस्टर है ये एक्चुअली R1 और C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये जो रजिस्टर है ये R2 और C1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसकी इम्पीडेंस को हम चलो कह देते हैं कि ये Z1 इसकी इम्पीडेंस है, इसकी इम्पीडेंस जो Z2 है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इन दो की Z2 इम्पीडेंस और इनकी Z1 इम्पीडेंस भी। अब ये देखें कि ये जो R1 और C2 है इसकी जो इम्पीडेंस Z1 हमने लिखी, इसकी इम्पीडेंस जो है R2 और C1 की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसकी इम्पीडेंस जो है वो Z2 के बराबर हमने पुट की। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर रूल इस्तेमाल करते हैं, V आउट, ये V आउट इज इक्वल टू Z2, इसके अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस हमने लेना है Z2 ओवर Z1 प्लस Z2, यानी कि R2 ओवर R1 प्लस R2 वाला फार्मूला लगा देंगे, पोटेंशियल डिवाइडर रूल इस्तेमाल करेंगे यहाँ, तो V आउट जो है इसके बराबर होगी। अब Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 हम देखना चाहते हैं ये किसके बराबर है। तो ये देखिए कैपेसिटर रिएक्टेंस जो C की है उसको लिखेंगे -jX1, ये क्योंकि ये J जो है जिस तरह हमारा आयोटा होता है, ये आयोटा की जगह हमने J लिखा है, यानी कि -1 अंडर रूट J के बराबर होता है। और आपको पता है कि ये जो हमारा यानी कि VR इधर है तो BC इधर होगा, इसका मतलब ये है कि R इधर है तो ये जो XC है वो इधर होगा, तो ये होता है नेगेटिव I एक्सिस की तरफ, तो नेगेटिव I एक्सिस की तरफ -j इसलिए लिखते हैं -jX1। तो ये कैपेसिटेंस जो होगी कैपेसिटर रिएक्टर C1 की -jX1, इसी तरह कैपेसिटर रिएक्टर C2 की -jX2 लिख दें। अब Z1 किसके बराबर होगा, ये देखिए दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये आ जाएगा R1 प्लस -jX2, R1 प्लस -jX2। और Z2 किसके बराबर होगा, ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, तो यहाँ की लिखेंगे R2 इंटू -jX1 ओवर R2 प्लस -jX1, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 आ जाएगा। अब हमने देखना है ये फैक्टर, यानी कि Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा। Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 आ जाएगा। अब हम यहाँ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं कि अगर ये दोनों रजिस्टर जो हैं R1 और R2 और दोनों कैपेसिटर जो है C1 C2, इनकी कैपेसिटेंस जो आपस में बराबर है, उन रजिस्टर के रेजिस्टेंस आपस में बराबर हैं, तो R1 को R2 के बराबर पुट कर देते हैं, इसको R कह देते हैं, और X1 को S2 के बराबर पुट कर देते हैं, इसको X कह देते हैं। तो फिर इनको रिप्लेस कर देते हैं, तो Z2 ओवर Z1 प्लस Z2 किसके बराबर हो जाएगा, R माइनस JX, R प्लस माइनस JX। तो ये इसी तरह R प्लस माइनस JX प्लस R माइनस JX। तो ये देखें ये इससे डिवाइड हो रहा था, हमने क्या किया कि जब ये बराबर होंगे तो ये और ये फैक्टर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम इसका एलसीएम लेके ये स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये फैक्टर डिवाइडेड बाई दिस आ जाएगा। अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि डिवीजन हम ये डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ये फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी आपके पास बचेगा R इंटू माइनस जी एक्स ओवर R प्लस माइनस जी एक्स इसका स्क्वायर प्लस R इंटू माइनस जी एक्स आ जाएगा। तो इसको खोलें, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ देखें जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, J स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 ये R स्क्वायर प्लस यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर J का स्क्वायर आता है, यानी कि ये बेसिकली क्या होगा माइनस JX इसका स्क्वायर, इसका मतलब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय J स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय X। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये J स्क्वायर का फिर माइनस आ गया, तो इसलिए यहाँ साइन माइनस एक्स आता है। तो ये R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB 2AB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये प्लस की बजाय यहाँ माइनस आएगा, ये वाला साइन माइनस है, माइनस 2AB आ गया। और ये क्या होगा, ये भी लिख दें माइनस JX, जिनके माइनस JX, इसको J से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, J से डिवाइड भी कर देते हैं, तो J स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, XR ऊपर बचेगा। ये जो नीचे वाला J है इससे मल्टीप्लाई करें, ये देखिए ये आ जाएगा J R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ भी J है यहाँ भी J है, इसको बाहर निकाल लें और एक J ये आ गया और नेगेटिव साइन भी बाहर निकाल लें, तो ये आ जाएगा आपके पास J स्क्वायर माइनस J स्क्वायर, तो माइनस और J स्क्वायर ये फिर प्लस हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ
कि ये भी ऊपर वाली टर्म भी प्लस, नीचे वाली ये टर्म भी प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एक्स आर ओवर 3xr प्लस जे इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें कि जे हम शो कर रहे हैं वाई कंपोनेंट के लिए। वैसे आपको पता है कि जे जो है वो जिस तरह मैंने पहले बताया था ओटा की टर्म में आता है, लेकिन ये इसका यानी कि वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस की तरफ है उसको शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जे टर्म जो होती है ये इमेजिनरी टर्म होती है और ये वाई एक्सिस की तरफ हम लेते हैं। तो ये वाई कंपोनेंट जो है इसका 0 के बराबर होना चाहिए ताकि इसका एंगल जो है थीटा वो 0 के बराबर हो। यानी कि जो हमारा ये जिसका इमेजिनरी पोर्शन है वो 0 के बराबर हो। इमेजिनरी पोर्शन 0 के बराबर होगा तो तब एंगल जो है 0 के बराबर होगा ना, इसका ये इस एक्सिस में होगा। तो इसलिए थीटा की वैल्यू 0 होने के लिए वाई कंपोनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये कंपोनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। जब ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, जेड स्क्वायर सॉरी z2 ओवर z1 प्लस z2, ये आ जाएगा एक्स आर ओवर 3xr। तो ये एक्स आर से एक्स आर कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 बाकी बचेगा। तो इसकी जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा वी आउट इज इक्वल टू 1/3 वी एन, या हम कह सकते हैं कि वी आउट ऑफ वी एन जो है 1/3 के बराबर है। या अटेन्युएशन जो है, क्योंकि याद होगा आपको ये सर्किट हमारा जो है फीडबैक सर्किट है, तो इसकी अटेन्युएशन जो है 1/3 के बराबर आ गई। तो ये b जो है 1/3 के बराबर आ गई। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर है तो यहाँ से इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी की आउटपुट जो आपको ऑसिलेटर से मिलेगी। तो r जो है वो x के बराबर होगा। अब x की जगह 1/2 fc लिख दे तो एफ आर जो आ जाएगा 1/2 RC के बराबर होगा। तो बाकी इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा है। तो कल इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।